मैं पहले चलूंगा रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आपने जातीय समूह को बहुत आसानी से देखा है, पढ़ा है, परखा है, समझा, देखा है। जो बिहार में, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो हिंदी भाषी राज्यों में एक बड़ा वोट बैंक है, जो जात से प्रभावित रहते हैं, जो बिहार से चिंगारी शुरू हुई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे भड़क गई आके, क्या लगता है आपको 2024 में ये जो राज्य हैं, चूंकि ये तय करते हैं सरकार किसकी बनेगी, यहाँ धर्म ज्यादा भारी रहेगा या जाति? कि उत्तर भारत में जिसको हिंदी पट्टी कहा जाता है और कुछ लोग उसको गोबर पट्टी भी कहते हैं, इसमें धर्म और जाति ये दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं, आइडेंटिटी के डिस्कोर्स के रूप में और पॉलिटिक्स में। और ये कोई आज का नहीं है, पिछले अगर आप 4 दशक की राजनीति देखें तो एक तो उत्तर भारत के इर्द गिर्द और धर्म और जाति के इर्द गिर्द ये पूरी पॉलिटिक्स रही है। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले बीएसपी, आरजेडी, सपा और जेडीयू इसने सत्ता में अपनी पहुंच बनाई, अभी भी बिहार में है ही। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को ला करके बहुत मजबूती के साथ वो उत्तर प्रदेश में ही काबिज नहीं होती है, वो केंद्र में भी काबिज होती है। और उसने इस नैरेटिव को लगातार बहुत एग्रेसिव किया, उसने कभी इसको कमजोर नहीं पड़ने दिया। और हम लोग ये कई साल से इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुत्व की काट सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हो सकती है। मैं इसे जाति के एंगल में नहीं देखना चाहता, क्योंकि जाति की पॉलिटिक्स तो नरेंद्र मोदी भी बखूबी करते हैं और 2014 से पहले उन्होंने इस कार्ड को खेला था। जब उन्होंने अपने आप को ओबीसी का प्रोजेक्ट किया, ओबीसी में तो आ गए थे जब मुख्यमंत्री बने तभी, लेकिन ओबीसी नेता के रूप में उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किया 2013 में। और उसके बाद उनकी राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी है वो हम लोग जानते हैं कि नीच जैसे शब्दों तक का उन्होंने इस्तेमाल किया बखूबी, कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं, मैं चाय बेचने वाला हूं, वगैरह वगैरह। तो ये जो पॉलिटिक्स है हिंदुत्व की, उस हिंदुत्व के बाहरी आवरण के भीतर जातियों की बेहतरीन गोलबंदी है। लेकिन ये जो विपक्ष की इस समय की मुहिम है, वो जातियों की गोलबंदी से ज्यादा जिसको हम लोग सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कहते हैं वो है। और उसमें दो चीजें प्रमुख तौर पर हैं। हालांकि पहले खास करके जब बिहार से जातीय जनगणना की मांग शुरू हुई थी, अखिलेश ने भी उसमें अपनी आवाज को मिलाया था और उस समय हम लोगों को ये लग रहा था कि जातीय जनगणना का सवाल सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का केंद्रीय बिंदु होगा। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ करके इस लड़ाई को सम्मान और अधिकार की लड़ाई में तब्दील कर दिया। जातीय जनगणना का सवाल अधिकार का सवाल है, और रामचरितमानस में जिन चौपाइयों को लेकर के आपत्ति है वो दरअसल सम्मान का सवाल है। वो पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का और स्त्रियों का। और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 97% लोगों को अपमानित किया जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जिसे आप जातीय गोलबंदी कह रहे हैं, वो अब इस दो फॉर्मूले पर चलने वाली है। एक तो हमारे अधिकारों का जिस तरह से हनन हुआ है पिछले हिंदुत्व की इस राजनीति में, एनएफएस हुए, लेटरल एंट्री के जरिए जो सिविल सर्विस में है उसमें आरक्षण को खत्म किया गया, हायर एजुकेशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है और सरकारी नौकरियां लगभग खत्म कर दी गई हैं, पीएसयूज खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में अब उसमें केवल इस लड़ाई के, सामाजिक न्याय की लड़ाई के अलावा और कुछ बचता नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरह के हमले हुए हैं प्रतापगढ़ से लेकर के और महोबा तक, बिहार में भी देखने में आया और कई और जगहों पर जहां पर जो शोषक जातियां थी, जो अगली जातियां थी, वो फिर से पलटवार कर रही हैं और उसी सामंती और ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ वो दुर्व्यवहार करती हुई दिख रही है। और इसलिए सम्मान का, आत्मसम्मान का सवाल अब प्रमुख रूप से उठ गया है और इसका केंद्रीय बिंदु बनाया गया रामचरितमानस को, कि जो रात दिन अखंड रामायण का पाठ होता है जिसमें इन जातियों को अधम और नीच करार दिया जाता है,
जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, इसको सबसे ज्यादा कोट किया जा रहा है कि इन जातियों को नीच कहना और बार बार नीच कहना तो केवल आपकी भावनाएं हैं जो धर्म के आधार पर आहत होती हैं। भावनाएं तो इन पिछड़ी जातियों की भी हैं, अछूतों की भी हैं, सो कॉल्ड स्त्रियों की भी हैं, वो ताड़न की अधिकारी क्यों है? ये सवाल उठा करके इस जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसका फलक व्यापक किया जा रहा है। और नीरज जी ने जिस बात को कहा कि अब इसमें एक एंगल और आगे बढ़ करके कि वो इस बात को जान रहे हैं कि जब तक ये जो सो कॉल्ड बृहत हिंदू एकता है इसमें सेंधबारी नहीं होगी, जो सोया है, जो जिसको अफीम चटाई गई है, वो जब तक उसको नहीं जगाया जाएगा तब तक केवल आप अल्पसंख्यकों के बल पर या अपने कोर वोट के बल पर बीजेपी को चुनौती नहीं पेश कर सकते हैं। और इसलिए समूचे जो शूद्र समाज है, जो ओबीसी समाज है, उसके स्वाभिमान का, उसके सम्मान का सवाल बनाया गया है। और जातीय जनगणना अभी आगे आएगा, वो अधिकार का सवाल बनेगा। तो अधिकार और सम्मान के सवाल को पिछड़ी जो विपक्ष की दल हैं वो उसे अपना प्रमुख एजेंडा बना रहे हैं। रविकांत जी, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को नुकसान हो जाएगा जिस तरह से ये बयान आ रहा है, रामचरितमानस को लेकर तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे के भड़कने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? संजय जी, बैकफुट पर है इस समय बीजेपी। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेज रही। उन्होंने आगे किसको किया है? राजू दास जैसे संतों को, जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो चमार जाति के हैं। एक और पिछड़े महंत को उन्होंने लगाया है। तो आप बीजेपी के उस मुश्किलों को आप समझ सकते हैं कि वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव बराबर इस बात को कह रहे हैं कि न तो हम रामकथा पर सवाल उठा रहे हैं, न हम राम पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा सवाल तो तुलसीदास दुबे के द्वारा लिखी गई उस रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर है। 135 चौपाइयों को उन्होंने सामने रखा है, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मुश्किल हो रही है कि जो उसके हिंदुत्व में ये छेद हो रहा है उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव अगर ठीक ढंग से इसको खेल जाते हैं, जैसा उन्होंने कल उनकी पार्टी के महिलाओं को निकाला बाहर, वो जिस तरह से कर रही थी, और एक ने तो हद कर दी थी। रोली ने तो जो प्रहार किया अखिलेश यादव पर कि एक हमारे पास अहीर का छोरा है, एक स्वामी प्रसाद मौर्य के पास है। तो अब रोली मिश्रा क्या कर रही है? माने रोली मिश्रा की आप हिम्मत तो देखिए कि वो अखिलेश यादव को अहीर का छोरा कह रही है। तो उसके बाद कार्रवाई होना तो सुनिश्चित था। और ऑब्वियस है कि अखिलेश यादव को जब ये कहा जाएगा तो अखिलेश यादव को वो शूद्र होने का एहसास होगा, भले ही वो 2-3 बार भुला चुके हैं। जब उनके घर को धुलवाया गया, जब अभी उनको कहा गया, और ये जितनी बार होगा मजबूती के साथ खड़े होंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो क्लासिकल बैटिंग कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं, आपको आश्चर्य होगा कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, जो वहां पर सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि गोलबंदी कितनी हो रही है, कितनी तगड़ी गोलबंदी हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब इसमें मुझे थोड़ा आशंका इस बात की है कि अखिलेश यादव को डराया न जाए आगे चलकर कि इस पिच से आपको नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अखिलेश यादव ये समझते हैं। मैं आपके साथ पिछले इलेक्शन में भी हम लोग बात कर रहे थे, और एक बात मैं बराबर कहता था कि देखिए, ब्राह्मण वोट किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा। और इसलिए नहीं मिलेगा कि उसकी कोर पार्टी बीजेपी है। अब जैसे कोई कहे कि यादव वोट मिल जाएगा, तो मैं नहीं सहमत हो सकता। हाँ, जहां पे हो सकता है कि प्रत्याशी हो तो वो वोट मिल जाए। तो ब्राह्मणों को लेकर के जैसे ही गोलबंदी होगी, अखिलेश यादव के लिए अगर उनको डराया जाएगा कि नहीं साहब, ब्राह्मण नाराज हो जाए योगी जी से, और देखिए आप उसको ले लीजिए, और रामचरितमानस पर तो ब्राह्मण बहुत नाराज हो रहा है, और अगर उसमें कुछ गफलत पैदा कर दी अखिलेश यादव ने, तो फिर सारा कुछ किया धरा बह जाएगा। अगर इसी पिच पर वो खेलते हैं और आगे जाति जनगणना के सवाल को उठाते हैं, अधिकार की बात करते हैं, ये सम्मान बहुत बड़ा सवाल है।
5 किलो राशन देकर के आप जो पेट भर रहे हैं वो उसका अपना अधिकार है, वो भी कोई खैरात नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो उसका अपना अधिकार है क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य है। लेकिन इससे ज्यादा उसको उसको चाहिए सम्मान। जो उसके पीठ पर चोट हो रही है, थाने के बाहर वो जाकर के दुत्कार करके भगा दिया जाता है, तहसील के बाहर उसको दुत्कार करके जी। रविकांत जी, आपने दलितों पे बहुत शोध किया है, लगातार स्टडी करी है, आपने देखा है समाज को। मायावती भी भड़की है रामचरितमानस के बयान पर, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। तो जब मायावती भी भड़क रही हैं, बाकी लोग भड़क रहे हैं, बीजेपी भड़क रहे हैं, तो दलित समाज जाएगा क्या? दलित समाज के अंदर ये चौपाई करेगी? लोग मुझसे कहते हैं कि दलित और पिछड़े भी रामचरितमानस को बहुत पढ़ते हैं, तो वो उनकी भी बड़ी आस्था है। तो कहीं ऐसा नहीं अखिलेश का दांव उल्टा पड़ जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का दांव उल्टा पड़ जाए? संजय जी, वो पढ़ते थे ये मैं मानता हूं, सुंदरकांड का पाठ खूब पढ़ते थे, लेकिन अपने को ही गाली दे करके अपने को धन्य समझते थे, उनको एहसास नहीं था। रामचरितमानस के इस प्रकरण ने पहली बार उनको एहसास दिलाया कि साहब ये तो गाली तो हम अपने को ही दे रहे हैं। पहले वो आस्था और जो धार्मिक अंतता है उसमें लेकर के वो पढ़ते थे। लेकिन इस विवाद ने जो बहुत बड़ा काम किया है कि हर व्यक्ति जो पढ़ेगा वो इस चौपाई पर आकर के कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा। और जब वो सोचेगा, आप देखिए कल विश्वकर्मा समाज के लोगों ने पोस्टर लगाया। बस एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए, दलित तो पहले से ही बहुत आक्रोश में है, दलित ने कभी भी अपने कंप्रोमाइज नहीं किया है। और उसकी वजह, बाबा साहब को आप देख लीजिए, लगातार वो गुस्सा होते थे और उसकी वजह थी कि जो प्रताड़ना उन्होंने झेली है वो उनको लगातार वो एग्रेसिव मूड में लाती थी। मैं पहली बार देख रहा हूं जब ओबीसी एग्रेसिव हो रहा है। ओबीसी इसके पहले एग्रेसिव नहीं होता था, क्योंकि उसको तो लगता था कि अरे साहब हम तो पंडित जी बाबू साहब के बगल में बैठते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, नीच तो ये है। अब उनको समझ में आ गया है कि असल में नीच होना होता क्या है। तो ये जो एग्रेशन है खास करके अति पिछड़ी जातियों का, अगर ये एग्रेशन बढ़ता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। मायावती जो कर रही हैं वो सपा पर पलटवार कर रही है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो थोड़ा सपा को हिट करना चाहती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि दलित तो कभी भी नहीं पसंद करेगा उसको, दलित को राजनीतिक मानस से कोई लेना देना नहीं है।